एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग किस तरह से होता है और कैसे होता है? आपने ड्रग ली, ड्रग यानी कि कैप्सूल, टैबलेट या इंजेक्शन, आप कुछ भी ले रहे हो तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्या एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है। तो ठीक है, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। एब्जॉर्प्शन उसे हम कहते हैं कि जो ड्रग का मूवमेंट है वो अनचेंज फॉर्म में रहे। जैसे कि आपने पैरासीटामोल लिया तो पैरासीटामोल ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, किसमें, किसी दूसरे पार्ट में, जैसा है वैसा ही अनचेंज कहाँ पहुंचना चाहिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। इसको हम बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन, या जो ड्रग हमको एक्टिवली इफेक्ट करना चाहिए, जो काम कर रही है वो कहाँ होना चाहिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। एब्जॉर्प्शन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू साइट ऑफ मेजरमेंट प्लाज्मा। दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, जो ड्रग है उसका मूवमेंट अनचेंज फॉर्म में, जैसी ली है वैसे ही साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ से आपने ली है, जिस साइट से आपने एडमिनिस्टर की है वहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन में, या फिर जहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं। जनरली हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, प्लाज्मा की, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में। तो जहाँ से साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मेजरमेंट साइट जो आपकी प्लाज्मा है वहाँ तक पहुँचने में जो सिस्टम होता है उसी को हम बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या हमें पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन लिया आपने, ड्रग इन डोजेस फॉर्म में लिया, टैबलेट या कैप्सूल, सिरप या कुछ भी लिया, उसमें से क्या हुआ, ड्रग रिलीज हुई, ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में पहुंची, सॉल्यूशन फॉर्म से पहुंचने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपकी ब्लड में फ्री ड्रग पहुंच गई। ब्लड में क्या, इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये ड्रग जो आपने ली वहाँ से अनचेंज फॉर्म में आपके सर्कुलेशन में पहुँच जाए, यहाँ पे वो फ्री ड्रग हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज की बात कर लेते हैं। जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का रहेगा। साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे पहुँच गई। फिर कुछ ड्रग स्टोरेज, टिश्यू स्टोरेज में पहुँच जाती है, टिश्यू बाइंडिंग, वो बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। एंड स्टोर हो जाएगी, प्रोटीन बाउंड होगी, और फिर उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म हो गया ड्रग का। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या हो गया, ड्रग छोटे छोटे मेटाबोलाइट्स में टूट गए। अब मेटाबोलाइट्स का क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, इसको बोलेंगे एक्सक्रीशन। ये किस किस के थ्रू हो सकता है, इसको बोलेंगे यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू, और स्वेट एंड सलाइवा के थ्रू। सलाइवा के थ्रू निकल सकता है आपके बाहर, स्वेट के थ्रू, फीसेस के थ्रू एंड यूरिन के थ्रू ड्रग का एक्सक्रीशन हो सकता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है आपकी कंसंट्रेशन मेजरमेंट, वहाँ तक पहुँचने के प्रोसेस, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। A drug that is completely but slowly absorbed may fail to show therapeutic response। एक ऐसी ड्रग जो कंप्लीट एब्जॉर्ब होती है लेकिन बहुत धीरे होती है, तो क्या होती है, वो थेराप्यूटिक रिस्पांस देने में फेल हो जाती है। उसी के साथ एज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ डिजायर इफेक्ट इज नेवर अचीव, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन चाहिए डिजायर्ड इफेक्ट के लिए वो अचीव नहीं हो पाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, a rapidly absorbed drug attains the therapeutic level easily to elect pharmacological effect। जो रैपिड एब्जॉर्ब होती है वो क्या करती है, तुरंत थेराप्यूटिक लेवल
उसको क्या करती है, पा जाती है। जो उससे क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट देना है वो दे देती है। Thus both the rate and extent of drug absorption are important. जो रेट एंड एक्सटेंट है ड्रग एब्जॉर्प्शन का वो दोनों ज़रूरी है। सच एज एब्जॉर्प्शन पैटर्न हैज सेवरल एडवांटेज। इस टाइप का जो प्रोसेस का बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि लेजर ससेबिलिटी ऑफ द ड्रग फॉर डिग्रेडेशन ऑफ इंटरेक्शन ड्यू टू रैपिडली एब्जॉर्प्शन। जो ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, किसके, ड्रग डिग्रेडेशन के, और स्लोली एब्जॉर्ब होती है। तो डिग्रेडेशन होने के चांसेस, सपोज स्टमक है, जिस टाइम ड्रग बहुत लंबे समय तक पड़ी है या एंजाइम से या एसिड की वजह से ड्रग डिग्रेडेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि ड्रग रैपिडली एब्जॉर्ब होती है तो उस टाइम से टाइम नहीं मिलेगा। हाईली हायर ब्लड लेवल एंड रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत ब्लड लेवल हाई हो जाएगा तो क्या होगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा और रैपिड हो जाएगा। मोर यूनिफॉर्म ग्रेटर एंड रिस्पॉन्स, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स, इसमें क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा और ग्रेटर रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि तुरंत एब्जॉर्प्शन हो गया कंप्लीटली। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर हम ओरल लेते हैं या पैरेंट्रल लेते हैं, ये हमें जब स्किन प्रिपरेशन को हम यूज़ करते हैं, जब उस पर हम यूज़ करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। बिफोर प्रोड्यूसिंग डिस्कस एब्जॉर्प्शन एस्पेक्ट्स, a brief description of cell membrane structure and physiology is necessary। जैसे हम एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के लिए हमें सेल समझना ज़रूरी है। सेल में भी हमें सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को समझना जरूरी है। For drug to be absorbed and distribution into organ and tissue and eliminated from the body, it must pass through one or more biological membrane barrier at the various location। जैसे कि ड्रग एब्जॉर्ब होती है और एक्सक्रीट होती है, उसको क्या, इस प्रोसेस के लिए बहुत सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, या उसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या उसी को हम बोलते हैं बैरियर, इनके थ्रू होकर जाना पड़ता है। सच अ मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द मूवमेंट इज कॉल्ड ड्रग ट्रांसपोर्ट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रग ट्रांसपोर्ट। द सेलुलर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर ऑफ एम्फिलिक phospholipid molecules are gained in such a fashion that their hydrocarbon chain and oriented inward to form the hydrophobic or lipophilic phase, and their polar headache oriented to form the outer and inner hydrophobic boundaries in the cellular membrane that the face of surrounding adequate and environment। Membrane transport, biological membrane, this is a bilayer about 100 angstrom thick। ये बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है और 100 एंगस्ट्रॉन थिकनेस होती है। फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल की बनी होती है। एक्सटेंसिक एंड इंट्रेंसिक सेक्टर कहते हैं मॉलिक्यूल्स की इस बाइलेयर पे रहते हैं। द स्पेसिफिक लिपिड एंड प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट मेम्ब्रेन डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ ऑर्गेनेली टाइप्स। जो लिपिड और लिपिड प्रोटीन है वो डिफरेंट होते हैं। अब आपको देखना है कि वो सेल किस टाइप का है, उसके आधार पर ये रहता है। अब मैकेनिज्म ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म का बात कर लेते हैं। किस तरह से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में, या तो पैसिव डिफ्यूजन के कारण होगा या फिर पोर्ट ट्रांसपोर्ट होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस।
ये 7 तरह के मेथड्स होते हैं। इस तरह से आप ड्रग बॉडी में अंदर लेते हैं। इन 7 तरह से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं पैसिव डिफ्यूजन की। पैसिव डिफ्यूजन की हमने बात की है जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो, इसे हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। पोर ट्रांसपोर्ट की, पोर ट्रांसपोर्ट का होता है इट इज आल्सो एज कनेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन, जिसको हम बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। जिसके मैकेनिज्म की बात करते हैं हम, क्या होता है थ्रू द प्रोटीन चैनल प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन रहते हैं, जो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में, उसके थ्रू ड्रग का मूवमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे ये ड्रग है, ये एक एंजाइम है या प्रोटीन है, इस प्रोटीन के थ्रू सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्ट। तीसरी बात हम करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, positive movement of molecules of ion across the plasma membranes by means transport protein located in the plasma membrane। जो प्रोटीन है उसके थ्रू होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से ये ड्रग है, ये प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ ड्रग को ले करेगा, बाउंड करेगा, उसके बाद ड्रग को छोड़ देगा, वापस वही सिचुएशन में आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसी के साथ हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डाइज मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लोअर कंसंट्रेशन है वहां से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या लगेगा, एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। There are transport proteins that are also diffused, but there are other, often called pawns, that move material against such concentration gradient। concentration gradient के against movement होता है, प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, वो इसमें हमें क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चौथे बात करेंगे हम आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन की। दिस चैनल इन्फ्लुएंस द permission of drug molecules from the solutes are unaffected by the membrane charge and permeate faster than ionic form। आयनिक फॉर्म में क्या होता है, पीएच का फैक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा। इस तरह से आयन फॉर्म में ड्रग रहेगी, सोडियम पोटेशियम, इस तरह से प्रोटीन से बाउंड होकर इस तरह से आयन का चेंजेस होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। इस फॉर्म में ड्रग आयन के फॉर्म में हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। फिर आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। सपोज गैस्ट्रो इंटेस्टाइन आपका ल्यूमिन है, यहाँ पे कटायन आयन, एंडोजीनियस अनायन, एंडोजीनियस यहाँ पे कटायन आयन, एंडोजीनियस एनायन आपके बॉडी में जो अनायन है वो बॉडी में उससे बाउंड होगा और ये क्या करेगा, नेचुरल आयन पेयर का कॉम्प्लेक्स करेगा। ये क्या करेगा, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में जाएगा और फिर वहाँ पर जाकर ब्रेक हो जाएगा, फिर वापस हो जाएगा, जो कटायनिक ड्रग है वो फ्री हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, डिसोसिएशन होगा इसका, फिर उसके बाद क्या होगा, एंडोजीनियस आयन आपका वापस फ्री हो जाएगा, वो फिर वापस यहाँ पर आकर फिर कटायन से बाउंड होगा। इस तरह से ये आपका प्रोसेस चलती रहती है। अब 6 देख लेते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, इट इन्वॉल्व द इनगल्फिंग एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल विद इन द सेगमेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू फॉर्म अ सैक्यूल और अ वेसिकल विच इज देन। इस तरह से आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है आपका, तो क्या होता है, इस तरह से एक इंगल्फ करती है और वेसिकल्स बन जाती है।
साइटोप्लाज्मा में चला जाता है। इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस, इसमें जो क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ड्रग इनगल्फ, जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो इंगल्फ करेगी, इंगल्फ करने के बाद उसको वापस आके अंदर छोड़ देगी। इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, इसमें जनरली जो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑयल है, ऑयल सॉल्युबल विटामिन्स हैं, उनको जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसको वेसिकल बनाकर साइटोप्लाज्मा में छोड़ देंगे। तीसरी बात करते हैं ट्रांससाइटोसिस की। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम है, कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती हैं जो ड्रग को जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको इंटरनल साइटोप्लाज्मा में लेके आती हैं। अब हम जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी। अब ड्रग एब्जॉर्प्शन का यदि जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर, दूसरा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर में क्या करते हैं, इसमें फार्मास्यूटिकल फैक्टर में क्या करते हैं, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस, जो ड्रग है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट करेगी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को। दूसरा डोजेस फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक एंड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो डोजेस फॉर्म जिस तरह का बना है, जो उसमें फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं वो किस तरह के हैं, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेंगे। दूसरा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, जो पेशेंट की क्या कंडीशन है वो रहता है। यदि हम बात करते हैं इन सब की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस। ड्रग सॉल्युबिलिटी है, डिसोल्यूशन रेट, ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट है। अब सॉल्युबिलिटी एब्जॉर्प्शन पे किस तरह से अफेक्ट करेगी। लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है, अगर वाटर सॉल्युबल का ड्रग का बेस बना लिया, क्रीम और स्किन पे लगाया तो एब्जॉर्प्शन होगा कैसे भी। वहीं आप लिपिड सॉल्युबल ड्रग का एब्जॉर्प्शन कराएंगे, ऑयली बेस में रखेंगे तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहेगा। जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबल है या नहीं है ड्रग, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा कि नहीं। पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया। अब पार्टिकल साइज की बात कर लेते हैं। पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा उतना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा। पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। सपोज करो आप एक पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहे हो, सपोज करो आपने स्किन पे लगाया कोई ड्रग 1 बाय 1, तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। अगर वहीं पूरे हाथ में अगर क्रीम लगा रहे हो तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। पॉलीमरिज्म एंड एमॉर्फिज्म, जो आपका मॉलिक्यूल है, जो ड्रग है, उसका एमॉर्फिज्म, उसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरह का है। उसके बाद आता है हाइब्रिड्स एंड सॉल्वेट्स है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, किस तरह का सॉल्ट बना हुआ है, सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, उसका पीएच, किस पीएच पे ड्रग काम करती है। सपोज करो आप अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जब भी लेंगे, एंटी स्टमक लेंगे, तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हायर होगा। एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन लेते हैं वो गैस्ट्रिक पीस के बजाय खाना खाने के बाद लेते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ड्रग स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ड्रग स्टेबिलिटी क्या होती है, ड्रग की एसिडिक मीडियम में है या नहीं है, या इन्वायरमेंट में कितनी स्टेबिलिटी है। अब डोजेस फॉर्म की बात कर लेते हैं। डोजेस फॉर्म, किस डोजेस फॉर्म में आप ले रहे हैं, जैसे कि आपने टैबलेट में लिया या कैप्सूल में लिया। टैबलेट कैप्सूल की बात की तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना है,
वो कितने समय में टैबलेट जाकर टूटेगी। पता चला आपने डिसइंटीग्रेशन टाइम चेक नहीं किया और आपने क्या किया, उसको ऐसी टैबलेट ले ली जो 2 दिन में टूटती है, यानी 48 आवर्स लगते हैं ब्रेक डाउन होने में, तो उसका क्या एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगा, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम लार्ज हो जाएगा। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम देखना पड़ेगा। दूसरा है क्या, डिसोल्यूशन टाइम, डिजोल्व कितने टाइम में होगा, डिसोल्यूशन कितने टाइम में होगा। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल, उसका हार्डनेस क्या है, उसकी थिकनेस क्या है, वो देखेंगे। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में एक्सिपिएंट कौन से यूज़ कर रहे हैं, एडजुवेंट दूसरा यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, उसका कितना यूज़ किया है, कितना बाइंडर कितना है उसमें, और कलरिंग एजेंट क्या है, वो दूसरे ड्रग से कितनी डिफरेंट करती है। नेचर एंड टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म, सीधा सीधा सोल्यूशन सिरप आपने लिया तो एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा, वहीं पे आपने टैबलेट लिया तो डिसइंटीग्रेशन में टाइम लगेगा। प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन, प्रोडक्ट है वो कितना पुराना है, वो उसकी एज क्या है और उसकी कंडीशन क्या है, वहीं पे आप बात कर लेंगे। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, एज, पेशेंट की एज क्या है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट करेगा ना एज पे, जैसे कि बच्चे हैं, ओल्ड एज में है। गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम, फाइनल ट्रांजिट टाइम, अब आपने कैप्सूल लिया, इंटेस्टाइनल टाइम इसका बहुत हाई होता है, बहुत फिर एब्जॉर्ब होता है। इंटेस्टाइनल पीएच क्या है, पीएच क्या इफेक्ट कर रहा है। फिर डिजीज स्टेबल स्टेट्स, जैसे कि किसी का पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, किसी का लीवर ही बाहर कर दिया हमने, तो उसमें जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा वो किस तरह से होगा, ब्लड फ्लो थ्रू डीआईटी। जैसे आपने ओरल ड्रग ली है तो उसमें देखना पड़ेगा ब्लड का फ्लो क्या है जीआईटी ट्रैक पे, क्योंकि अल्टीमेटली ये ड्रग कहाँ पहुँचानी है, ब्लड में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ब्लड में कब पहुँचेगी, जब जीआईटी ट्रैक से एब्जॉर्प्शन होगा। फिर उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट, अब आपके जीआईटी ट्रैक में क्या क्या है, कोई दूसरी ड्रग है उसके कारण से ड्रग का डिले हो रहा है एब्जॉर्प्शन, कुछ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो रहा है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन हो रहा है, किस तरह पेंटाप्राजोल ओमेप्राजोल ले रहे हैं, खाना खा लिया एसिड सिक्रेशन हो गया, तो इसके बाद हम ले रहे हैं। फ्लूइड किस तरह का है बॉडी में, आपके स्टमक में, और जीआई कंटेंट नॉर्मल है या नहीं है, एल्कलाइटी है क्या है। फिर प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, बैक्टीरियल एंजाइम क्या है, बैक्टीरियल एंजाइम हमारे ड्रग पे इफेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, बैक्टीरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, हिपैटिक एंजाइम